इस पर आपका क्या ख्याल है कि क्या जंग दरवाजे पर खड़ी है? जी, इंडिकेशंस तो यही लग रहे हैं, मगर मुझे जो फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव जिस बात से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि जो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सेस सो फार आ रही हैं और जो हमारी स्ट्रेटिजिक कम्युनिकेशन है वो बड़ी बैलेंस्ड है, बड़ी मैच्योर है और लीगली वैलिड है। हम जो कह रहे हैं कि हम अटैक नहीं करेंगे, वी विल रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, ये इंटरनेशनल लॉ में हम कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस का हम राइट रखते हैं एंड वी आर यूजिंग द राइट लैंग्वेज। उसके अलावा टेररिज्म की जो हम अभी एविडेंस दिखा रहे हैं, दीज आर थिंग्स जो हमें बड़ी इफेक्टिवली और अग्रेसिवली इंटरनेशनल फोरम्स पे थ्रू प्रॉपर लीगल मैकेनिज्म्स, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस फ्रेमवर्क्स के, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मैकेनिज्म्स के नीचे वी नीड टू एजिटेट दीज इशूज़। प्लस हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी पे सो फार स्टेटमेंट आई है NSC की और फर्दर होपफुली जो एक्शंस होंगे दे ऑल्सो नीड टू बी वेरी लीगली ग्राउंडेड एंड दे नीड टू बी वेरी अग्रेसिव एंड असर्टिव। सही है। जमाल अजीज साहब, आप कैसे देख रहे हैं अगर इसको इंडिया किसी फोरम पर ले जाना चाहे, वो जस्टिफाई कर सकता है अपने इल्जामात को? जी देखिए, इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट अटैक्स ऑन सिविलियंस वेदर इन पाकिस्तान और इंडिया, तो सिविलियन लॉस जब होती है तो वो टेररिज्म के फ्रेमवर्क में आती है। उसमें जो इशू पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अभी इंक्रीजिंगली आ रहा ये है कि हाउ शुड वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम इंडियन फॉल्स फ्लैग एलिगेशंस, फॉल्स फ्लैग अटैक्स अगर होते हैं। सेकेंडली, हमने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन हुआ कि हाउ इंडिया को हम किस तरह अकाउंटेबल करें जब हमारे मुल्क में इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है। तो इसमें नाउ आई थिंक द टाइम हैज़ कम कि पाकिस्तान प्रपोज करें डिफरेंट मैकेनिज्म्स, UN मैंडेटेड हो सकती हैं या सेपरेट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के थ्रू हो सकती हैं, मेमोरेंडम्स के थ्रू, जिसमें एक आइडिया ये है कि आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम दोनों तरफ से स्टैंडिंग रखें, इंडिया पाकिस्तान की तरफ से, विद थर्ड पार्टी न्यूट्रल मॉनिटरिंग, जिसमें फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स हो, इन्वेस्टिगेटिव एक्सपर्ट्स हो, जो इन चीज़ों को एक फॉरम बन सके जहाँ पे ये एविडेंस दिया जा सकता है। दैट इज़ वन थिंग। मगर द प्रॉब्लम ये है कि देन ये जो इंडिया अभी एक्शन करता है पोस्ट पहलगाम इंसिडेंट, अभी हम देख रहे हैं कि क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, रिप्रेशंस हो रही हैं, फिर कर्फ्यूज़ लग जाएंगे, डिसेंट हो तो डिसेंट पे क्रैकडाउन होगा। ये जब इंडिया क्रैकडाउन करता है तो ये एक फर्दर साइकिल को फ्यूल करेगा ऑफ इंडिजिनस कश्मीरी रेजिस्टेंस टू ऑक्यूपेशन। नाउ इफ़ दैट इंडिजिनस रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑक्यूपेशन में रिजल्ट होता है कि कश्मीरी फाइटर्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को टारगेट करें और एक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पे अटैक हो जाए, फिर वो टेररिज्म नहीं है। सो दिस देन फॉल्स अंडर द राइट ऑफ रेजिस्टेंस अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो इस चीज़ को हमने ये बड़ा क्लियर करना है कि इंडिया के ऊपर ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी, जब हम कहते हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर में ह्यूमैनिटेरियन लॉ अप्लाई करता है। राइट ऑफ रेजिस्टेंस आजकल पैलेस्टीनियन के कॉन्फ्लिक्ट में वी आर सीइंग द राइट ऑफ रेजिस्टेंस बीइंग डेवलप्ड। रशिया इसको सपोर्ट कर रहा है, चाइना इसको सपोर्ट कर रहा है। ये वो टेल विंड्स हैं ग्लोबली, बिकॉज ये जो इंडिया ने टेररिज्म का नैरेटिव लिया, ये इजराइल ने भी फ़लस्तीन के खिलाफ लिया है, एंड बोथ कंट्रीज हैव यूज्ड दिस कि जिसकी वजह से सेल्फ डिटर्मिनेशन को ये कन्वर्ट करें इनटू टेररिज्म इश्यूज, और पाकिस्तान को सपोर्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन की जगह इट बिकम्स सपोर्ट फॉर टेररिज्म। तो ये 20 सालों से चल रहा है, उनका नैरेटिव अभी विदर आउट कर रहा है। ये वो टाइम है कि पाकिस्तान इस नैरेटिव को पुश बैक दे। बोथ अटैक ऑन सिविलियन अगर पाकिस्तान साइड पे हो, होल्डिंग देम अकाउंटेबल, उसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के फ्रेमवर्क्स हैं, FATF के फ्रेमवर्क्स हैं, और हम FATF एक्शन प्लान के बाद पाकिस्तान के फ्रेमवर्क्स बहुत रोबस्ट हो गए हैं। हम म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में बड़े अच्छे हो गए हैं, हमारा फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट बहुत अच्छा हो गया है। ये वो मैकेनिज्म है जो अभी हमने यूज़ करने हैं। दे हैव टू गो बियॉन्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। इसका एक अपना क्रिमिनल प्रोसीजर है जिसको हमने फॉलो करना है। बिल्कुल सही है। जमाल अजीज साहब, इज दैट सो सिंपल कि वर्ल्ड बैंक के पास जाएं और वर्ल्ड बैंक से कहेगा जी आइंदा आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी? ये कोई ऐसी चीज़ है कि बैंक आपको अपनी फैसिलिटी ब्लॉक कर दे बस? नहीं जी, ये इंडियन मीडिया में तो जिस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं तो इसको डिसरिगार्ड करना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी जो है एक इंटरनेशनली बाइंडिंग ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इनफैक्ट इट इज़ रिगार्डेड एज अ मॉडल ट्रीटी बिकॉज उसकी इतनी उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है कि मतलब इट इज़ बियॉन्ड एनी क्वेश्चन। इंडिया जो है बड़े अरसे से इस चीज़ में फंसा हुआ था बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरल सस्पेंशन या टर्मिनेशन अलाउ नहीं करती। आपने अगर इसको मॉडिफाई करना है या ख़त्म करना है तो टू अनदर म्यूचुअल ट्रीटी करना होगा। सो ये शुरू में इंडिया ने 2016 में भी ये कोशिश की थी, मोदी जब नया आया था इनटू पावर, ही हैड ट्राइड टू डू दिस। उस ज़माने में मेरी असेसमेंट ये है कि इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल जो सिस्टम्स थे वो आज की तरह फ्लक्स में नहीं थे जितना आजकल हैं। आजकल एक ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी पैरालिसिस है,
कॉन्फ्लिक्ट है पूरी दुनिया में, स्ट्रॉन्गमैनशिप चल रही है हर जगह पे, तो उसकी वजह से इंडिया इस चीज़ को फर्दर एडवांटेज लेना चाह रहा है अपने इकोनॉमिक माइट का, अपनी मिसकैलकुलेटेड जजमेंट का। इस चीज़ को पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रांगली लेना है। इट इज़ नॉट समथिंग, और ये एक लॉन्ग टर्म बैटल है। ये नहीं होगा कि हम एकदम दुनिया के कोर्ट से कोई स्टे ले लेंगे या कोई एकदम फैसला हो फ्यूचर में जाएगा। आपके ख्याल में हाँ। इंडिया पाकिस्तान को हार्म कर सकता है इस मामले में? सो लॉन्ग टर्म इसके डेफिनेटली इसके कंसर्न्स हैं, बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी जो है एक वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट है, इसके अंदर बड़ी टेक्निकल बातें हैं रिलेटिंग टू कोऑपरेशन, और ख़ासकर जो पाकिस्तान इंडिया की तरह जो मुल्क जो जनरली पिछले 10 सालों से डीप फ्रीज में, वो क्रिकेट भी नहीं खेल रहे आपस में, तो इंडस बेसिन जो इतना एक क्रिटिकल एक रिसोर्स है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल के लिए, उसके लिए ये एक ए पॉलिटिकल फॉरम था जहाँ पे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो सकती थी, डाटा शेयरिंग हो सकता था। ये एक हाईली इररिस्पॉन्सिबल स्टेट प्रैक्टिस उन्होंने डिस्प्ले की है बाय यूनिलैटरली ट्राइंग टू एब्रोगेट दिस। इससे मगर स्ट्रेटिजिक अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। स्ट्रेटिजिक अपॉर्चुनिटी ये है कि पाकिस्तान अभी कश्मीर जो डिस्प्यूट है उसको रिक्लासिफाई कर सकता है, नॉट जस्ट एज अ ह्यूमन राइट्स इशू बट नाउ एज अ वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इशू। उसकी ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, इंटरनेशनली भी उसकी ट्रैक्शन होगी, और उसका इम्पैक्ट ग्लोबल स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर माइग्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो कंट्रीज़ इन द वेस्ट विच आर वेरी वरिड अबाउट माइग्रेशन और ये सारी फ्लोज पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। सो आई थिंक हमारी टॉकिंग पॉइंट्स बड़े स्ट्रेंथन हो जाएंगे, बट इस पर हमें सस्टेन्ड ऑफेंसिव करना होगा। इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है क्लाइमेट चेंज में, इस चीज़ को हमने टारगेट करना है, हमने नए डिस्कोर्सेस को एक्टिव करना होगा, हमारी फॉरेन ऑफिस को टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये सस्टेन्ड मोमेंटम हमने 1 साल नहीं 5-10 साल चलाना है ताकि पाकिस्तान को स्ट्रेटिजिक विक्ट्रीज मिल जाएं इन दिस एरिया।